हेलो दोस्तों, चलिए फिर मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। गांव में कॉलेज नहीं था, इस कारण पढ़ने के लिए मैं शहर आया था। यह किसी रिश्तेदार का एक कमरे का मकान था, बिना किराए का था। आसपास सब गरीब लोगों के घर थे और मैं अकेला था। सब काम मुझे खुद ही करने पड़ते थे, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना। कुछ दिन बाद एक गरीब लड़की अपने छोटे भाई के साथ मेरे घर पर आई। आते ही सवाल किया, तुम मेरे भाई को ट्यूशन करा सकते हो क्या? मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा नहीं। उसने कहा क्यों? मैंने कहा टाइम नहीं है, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। उसने कहा बदले में मैं तुम्हारा खाना बना दूंगी। शायद उसे पता था कि मैं खाना खुद पकाता हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वह और लालच देकर बोली, बर्तन भी साफ कर दूंगी। और मुझे भी लालच आ ही गया। मैंने कहा कपड़े भी धो दो तो पढ़ा दूंगा। वो मान गई। इस तरह से उसका रोज घर में आना जाना होने लगा। वो काम करती रहती और मैं उसके भाई को पढ़ा रहा होता। ज़्यादा बात नहीं होती। उसका भाई 8वीं कक्षा में था, खूब होशियार था। इस कारण ज़्यादा माथा पेची नहीं करनी पड़ती थी। कभी कभी वह घर की सफाई भी कर दिया करती थी। दिन गुजरने लगे। एक रोज़ शाम को वो मेरे घर आई तो उसके हाथ में एक बड़ी सी कुल्फ़ी थी। मुझे दी तो मैंने पूछ लिया, कहाँ से लाई हो? उसने कहा घर से। आज बरसात हो गई तो कुल्फियाँ नहीं बिकी। इतना कहकर वह उदास हो गई। मैंने फिर कहा, अगर तुम्हारे पापा तो समोसे कचौड़ी का ठेला लगाते हैं। उसने कहा वो सर्दियों में समोसे कचौड़ी और गर्मियों में कुल्फ़ी। और आज बरसात हो गई तो कुल्फ़ी नहीं बिकी, मतलब ठंड के कारण लोग कुल्फ़ी नहीं खाते। ओह! मैंने गहरी सांस छोड़ी। मैंने आज उसे गौर से देखा था। गहरी मुद्रा में वह उम्र से बड़ी लगी, समझदार भी, मासूम भी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। मैं कभी कदार उसके घर भी जाने लगा, विशेष तौर पर किसी त्यौहार या उत्सव पर। कई बार उससे नज़रें मिलती तो मिली ही रह जाती, पता नहीं क्यों। ऐसे ही समय बीतता गया। इस बीच कुछ बातें मैंने उसकी भी जान ली कि वो बूंदी बांधने का काम करती है। बूंदी मतलब किसी ओढ़नी या चुन्नी पर धागे से गोल गोल बिंदु बनाना। बिंदु बनाने के बाद चुनरी की रंगाई करने पर डिजाइन तैयार हो जाती है। मैंने बूंदी बांधने का काम करते हुए उसे बहुत बार देखा था। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, ये काम तुम क्यों करती हो? वह बोली, पैसे मिलते हैं। क्या करोगी पैसों का? इकट्ठा करती हूँ। कितने हो गए? यही कोई 6-7 हजार। मुझे 1000 रुपये उधार चाहिए, जल्दी लौटा दूंगा। मैंने मांग लिए। उसने सवाल किया, किस लिए चाहिए? कारण पूछोगी तो रहने दो, मैंने मायूसी के साथ कहा। वो बोली, अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, तू मांगे तो सारे दे दूं। उसकी ये आवाज़ अलग सी जान पड़ी, मगर मैं उस वक्त कुछ समझ नहीं पाया। पैसे मिल रहे थे, उन्हीं में खोकर रह गया। एक दोस्त से उधार लिए थे, कमबख्त 2-3 बार मांग चुका था। एक रोज़ मेरी जेब में गुलाब की टूटी पंखुड़ियाँ मिली, मगर तब भी मैं यही सोचकर रह गया कि कॉलेज के किसी दोस्त ने चुपके से डाल दी होगी। उस समय इतनी समझ भी नहीं थी। एक दिन कॉलेज की मेरी एक दोस्त मेरे घर आई कुछ नोट्स लेने। मैंने दे दिए और वो मेरे घर के बाहर खड़ी थी और मेरी दोस्त को देखकर बाहर से ही तुरंत वापस घर चली गई। और फिर दूसरे दिन दोपहर में भी आ धमकी। आते ही कहा, मैं कल से तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी। मैंने कहा क्यों? काफ़ी देर तो उसने जवाब नहीं दिया। फिर धोने के लिए मेरे बिखरे कपड़े समेटने लगी। मैंने कहा कहीं जा रही हो? उसने कहा नहीं, बस काम नहीं करूँगी और मेरे भाई को भी मत पढ़ाना कल से। मैंने कहा अरे तुम्हारे 1000 रुपये कल दे दूंगा, कल घर से पैसे आ रहे हैं। मुझे पैसे को लेकर शंका हुई थी, इसका कारण पक्का आश्वासन दे दिया। उसने कहा पैसे नहीं चाहिए मुझे। मैंने कहा तो फिर? मैंने आंखें उसके चेहरे पर रखी और उसने एक बार मुझसे नज़र मिलाई तो लगा हजारों प्रश्न हैं उसकी आंखों में, मगर मेरी समझ से बाहर थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे कपड़े लेकर चली गई। अपने घर से ही धोकर लाया करती थी। दूसरे दिन वह नहीं आई, ना ही उसका भाई आया।
मैंने जैसे तैसे खाना बनाया, फिर खाकर कॉलेज चला गया। दोपहर को आया तो सीधा उसके घर चला गया, यह सोचकर कि कारण तो जानूं काम नहीं करने का। उसके घर पहुंचा तो पता चला कि वो बीमार है। एक छप्पर में चारपाई पर लेटी थी, अकेली। घर में उसकी मम्मी थी जो काम में लगी थी। मैं उसके पास पहुंचा तो उसके मुंह फेर लिया और करवट लेकर मैंने पूछा, दवाई ली क्या? नहीं, छोटा सा जवाब दिया बिना मेरी तरफ देखे। मैंने कहा, क्यों नहीं ली? उसने कहा, मेरी मर्जी, तुझे क्या? मुझसे नाराज क्यों हो ये बता दो। तुम सब समझते हो, फिर मैं क्यों बताऊं? कुछ नहीं पता, तुम्हारी कसम। सुबह से परेशान हूँ, बता दो। नहीं बताऊंगी, जाओ यहाँ से। इस बार आवाज़ रोने की थी। मुझे जरा घबराहट सी हुई। डरते डरते उसके हाथ को छू कर देखा तो मैं उछल कर रह गया। बहुत गर्म था। मैंने उसकी मम्मी को पास बुलाकर बताया। फिर हम दोनों उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने दवा दी और एडमिट कर लिया। कुछ जांच वगैरह होनी थी क्योंकि शहर में 1-2 डेंगू के मामले आ चुके थे। मुझे अब चिंता सी होने लगी थी। उसकी माँ घर चली गई उसके पापा को बुलाने। मैं उसके पास अकेला था। बुखार जरा कम हो गया था। वह गुमसुम सी लेटी थी, दीवार को घूर रही थी एकटक। मैंने उसके चेहरे को सहलाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और मेरे भी। मैंने भरे गले से पूछा, बताओगी नहीं? उसने आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा कर कहा, अब बताने की ज़रूरत नहीं, पता चल गया है कि तुझे मेरी परवाह है ना? मेरे होठों से अपने आप की एक अल्फाज निकला, बहुत। उसने कहा, बस अब मैं मर भी जाऊं तो कोई गिला नहीं। उसने मेरे हाथ को कस कर दबाते हुए कहा। उसके इस वाक्य का कोई जवाब मेरे लबों से नहीं निकला, मगर आंखें थी जो जवाब को संभाल न सकी, बरस पड़ी। वह उठकर बैठ गई और बोली, रोता क्यों है पागल? मैंने जिस दिन पहली बार तेरे लिए रोटी बनाई थी उसी दिन से चाहती हूँ तुझे। एक तू था पागल, कुछ समझने में इतना वक्त ले गया। फिर उसने अपने हाथ मेरे आंसू भी पोंछे। फिर थोड़ी देर बाद उसके घर वाले आ गए। रात हो गई थी। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर देर रात तक उसकी बीमारी की रिपोर्ट आ गई। बताया गया कि उसे डेंगू है और ये जानकर आग सी लग गई मेरे सीने में। खून की कमी हो गई थी उसे, पर खुदा का शुक्र है कि मेरा खून मैच हो गया था। उसका भी 2 बोतल खून दिया मैंने तो जरा सुकून सा मिला दिल को। उस रात वह अचेत सी रही, बार बार अचेत अवस्था में उल्टियाँ कर देती थी। मैं 1 मिनट भी नहीं सोया उस रात। डॉक्टरों ने दूसरे दिन बताया कि रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम हो रही है, खून और देना होगा। डेंगू का वायरस खून का थक्का बनाने वाली प्लेटलेट्स पर हमला करता है। अगर खत्म, पूरे शरीर के अंदरूनी अंगों से खून का रिसाव शुरू हो जाता है, फिर बचने का कोई चांस नहीं। मैंने अपना खून देने का आग्रह किया, मगर रात को दिया था, इस कारण डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर मैंने अपने कॉलेज के 2-4 दोस्तों को बुलाया, साले 10 के साथ आ गए। खून दिया, हिम्मत बधाई, पैसों की ज़रूरत हो तो देने का आश्वासन दिया और चले गए। उस वक्त पता चला दोस्त होना भी कितना ज़रूरी है। पैसों की कमी नहीं थी, घर से आ गए थे। दूसरे दिन की रात को वो कुछ ठीक दिखी, बातें भी करने लगी। रात को सब सो गए थे, मैं उसके पास बैठा जाग रहा था। उसने मुझे कहा, पागल, बीमार मैं हूँ, तू नहीं, फिर ऐसी हालत क्यों बना ली है तुमने? मैंने कहा, तू ठीक हो जा, मैं तो नहाते ही ठीक हो जाऊँगा। उसने उदास होकर पूछा, एक बात बताओ। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, मैंने एक दिन तुम्हारी जेब में गुलाब डाला था, तुझे मिला? मैंने कहा, सिर्फ पंखुड़ियाँ मिली थी। हाँ। उसने कहा, कुछ समझे थे? नहीं। क्यों? सोचा था कॉलेज के किसी दोस्त की मजाक है। और वो रोटियां कौन सी, दिल के आकार वाली? अब समझ में आ रहा है, बुद्धू हो। हाँ। फिर वह हंसी, काफ़ी देर तक निश्चल मासूम हंसी। कल सोए थे क्या? नहीं। अब सो जाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ ना होगा। सचमुच नींद आ रही है, मगर मैं सोया नहीं। मगर वो सो गई, फिर घंटे भर बाद वापस जाग गई। मैं ऊँघ रहा था। सुनो। हाँ, मैं नींद में ही बोला, ये बताओ, ये बीमारी छूने से किसी को लग सकती है क्या? नहीं, सिर्फ एडीज मच्छर के काटने से लगती है। इधर आओ। मैं उसके करीब आ गया। एक बार गले लग जाओ, अगर मर गई तो ये आरजू बाकी न रह जाए। ऐसा ना कहो प्लीज। मैं इतना ही कह पाया।
फिर वह मुझसे काफ़ी देर तक लिपटी रही और सो गई। फिर उसे ढंग से लिटाकर मैं खाली बेड पर सो गया, मगर सुबह मैं तो उठा और वो नहीं उठी, सदा के लिए सो गई। मैंने उसे जगाने की बहुत कोशिश की थी, पर आंखें ना खोली उसने। वो इस संसार को मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, मुझे रोता बिलखता छोड़कर। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।